Okay, now we will discuss about the contribution of agriculture to the national economy. Okay, so एंड मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर कहाँ पे करता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और इसमें जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करता है. तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी through its share in the GDP. This is very important and has registered a declining trend from 1951 onwards. Into 10 and 11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector. Declining the share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to the decline in other spheres of economy. क्योंकि अभी जो है हमारा टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा जीडीपी को ग्रो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर, लेकिन 51 तक एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो इसका काम क्या है कि ये सारी डेवलपमेंट को स्टडी करता है, रिसर्च करता है इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा, वेर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है. तो ये इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेटरनरी सर्विसेज हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि ये सारे इन सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एरिया है उसमें काम करते हैं और डेवलप करते हैं. ओके, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और सर्विस, तो 10th 5 ईयर प्लान, फिर 11th. ओके, और टारगेट क्या है, टारगेट क्या था इनफैक्ट 2017 तक. तो ये उसका एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन, तो ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स. तो ये सारे सेक्टर्स हैं क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है. देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में, कि प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर है. तो ये एग्रीकल्चर एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रीज आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है. तो इसका इस तरीके से कंट्रीब्यूशन है और इसको हमें बढ़ाना है कि उसका कंट्रीब्यूशन हर सेक्टर से, एक्चुअली टर्शियरी में भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें हमेशा एक ग्रोथ ट्रेंड होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाय ईयर ऑल द सेक्टर शुड परफॉर्म इन अ प्रॉपर वे. और एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें 52% लोग डिपेंड हैं, यानी कि मोर देन हाफ of our population, they are dependent on the agricultural sector. So through GDP rate is, though GDP rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the कंट्री. एंड इनफैक्ट इसमें क्या है, हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उतने ही लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड करते हैं, तो वो खराब है. ग्रोथ इन सबका एक वर्कफोर्स का आउटपुट होना जरूरी है इंडिविजुअल बेसिस में. अब जो है कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज डिसलरेटिंग. ओके, इट इज डिक्रीजिंग. सो इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड आवर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड with reduction in the public investment in agricultural sector. Subsidy on fertilizer is leading to increase in cost of production. तो जब ये सब्सिडी है या रिलैक्सेशन है, is decreased during the leading to decrease due to इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि ज़्यादा अगर कॉस्ट लगे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अब ये फर्टिलाइजर यूज़ भी नहीं कर रहे हैं पूरे सारे स्टेट्स में. सो रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल products have proved harmful to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. तो ये सीन है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में है एग्रीकल्चर सेक्टर का. तो इट इज़ नॉट showing a good pictures and for that we need to improve our agricultural sector. Food security क्या है, in order to ensure कि एटलीस्ट इतना तो फूड हमारा कल्टिवेट होना चाहिए जो कि हमारी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम. तो इसके अंडर में कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो पीडीएस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स
फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज, थोड़ा सा सस्ते दामों में लोगों को दिया जाता है रूरल एरियाज में, और जो पुअर लोग हैं जो अर्बन एरियाज में भी रहते हैं, ताकि वो एटलीस्ट फूड ग्रेन्स अवेल कर सकें, खाना खा सकें. तो the primary objective of this policy is to ensure food grains to common people at affordable prices. तो कम पैसे में एटलीस्ट, बाकी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट होनी चाहिए हर एक citizen के लिए. The policy focuses on growth in agricultural production and fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain the stock. तो ये सपोर्ट प्राइस होना चाहिए. एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है हमारी जो गवर्नमेंट की बॉडी है. इट प्रोक्योर्स एंड स्टॉक फूड ग्रेन्स वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज एंश्योर्ड बाय द PDS, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो ये स्टॉक जो कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि कई बार कई कैलेमिटी आती हैं, हाँ, कहीं पे साइक्लोन, कहीं पे अर्थक्वेक, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, लेकिन ये स्टॉक पे रखा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि रिक्वायर्ड टाइम में इसको दिया जाए. जैसे कहीं पे फ्लड आ जाता है तो गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस एरिया में वो फूड ग्रेन्स को सप्लाई कर सके, या कभी कभी रिक्वायरमेंट अचानक से आ जाती है तब भी हम स्टॉक से कर सकते हैं. और ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. हाउ आर फूड ग्रेन्स procured and what are the advantages and disadvantages of this method? तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द मिनिमम. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स किया जाता है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है. ये सपोर्ट प्राइस जिसमें कि फार्मर्स का नुकसान नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ये खरीद लेती है हर फार्मर्स से. द फार्मर्स यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स, तो सब्सिडीज भी देती है. ये कुछ मेजर्स हैं फर्टिलाइजर्स पे जो सस्ते दामों में फार्मर्स को दिया जाता है. एंड दे हैव नाउ रीच सस्टेनेबल लेवल्स एंड हैव ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल inefficiencies in the use of these scarce inputs. Excessive use of water and fertilizer have led to waterlogging, salinity, depletion of macronutrients. तो ये ज़्यादा भी यूज़ करना अच्छा तो नहीं होता है, तो ये कुछ जगह में रोक भी लगाई जाती है. द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट्स एंड कमिटेड FCI परचेजेस हैव डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न. अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ कुछ हैं कि जैसे ये सब्सिडाइज दिया जाता है तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट करती है फिक्स प्राइस को. अब wheat and paddy grown in Punjab and Haryana are for the MSP they get, which has created serious imbalance in the intercrop parties. How are consumers divided? What are the advantages and disadvantages? अब consumers कौन है? दो कैटेगरी के हैं कि एक BPL है जो कि जिसका फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन है APL. तो हाउएवर दिस कैटेगरीज, बिलो पॉवर्टी जो कि पॉवर्टी लाइन एक डिटरमाइन की जाती है कि जो लोग एफिशिएंट हैं कि वो अपना फूड प्रोक्योर कर सकें, और बिलो उस लेवल को उनको सबको BPL कैटेगरी में डाल